दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज़ टॉपिक। क्या होती है हीट वेव? भारत में क्या है इसका कारण व प्रभाव? महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ क्षेत्र फिर से ग्रीष्म लहर की गिरफ्त में आ गए हैं। पिछले 2 महीने में यह चौथी और अप्रैल में दूसरी हीट वेव है। वस्तुतः 26 अप्रैल को विदर्भ देश का सबसे गर्म क्षेत्र था। क्या होती है उष्ण लहर? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जब किसी जगह पर तापमान मैदानी क्षेत्र में 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तथा तटीय क्षेत्र में 37 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तथा पर्वतीय क्षेत्र न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है तो इसे गर्म हवा की लहर अर्थात हीट वेव माना जाता है। भारत मौसम विभाग यानी IMD द्वारा तापमान में सामान्य से 5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर ग्रीष्म लहर की स्थिति घोषित कर दी जाती है। तापमान में सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि होने पर इसे प्रचंड ग्रीष्म लहर कहा जाता है। इसके अलावा मैदानी इलाकों के लिए यदि कोई क्षेत्र किसी भी दिन 45 डिग्री और 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रिकॉर्ड करता है तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा क्रमशः ग्रीष्म लहर तथा प्रचंड ग्रीष्म लहर घोषित की जाती है। क्या है महाराष्ट्र में उष्ण लहरों के आने का कारण? पूर्व मानसून वर्षा की कमी से समग्र रूप से अधिकतम तापमान में वृद्धि की है। महाराष्ट्र में 1 मार्च से 26 अप्रैल तक 63% वर्षा में कमी दर्ज की गई है। क्या है भारत में अधिक ग्रीष्म लहरों का कारण? शहरी क्षेत्र में पक्की और कंक्रीट सतहों से गर्मी का अवरोधित प्रभाव और वृक्षावरणन की कमी। शहरी गर्म ध्रुवीय प्रभाव के कारण आसपास का तापमान वास्तविक तापमान से 3 से 4 डिग्री अधिक महसूस होता है। पिछले 100 वर्षों में वैश्विक स्तर पर तापमान में औसत 0.8 डिग्री की वृद्धि होने से ग्रीष्म लहरों की तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है। रात्रिकालीन तापमान में भी वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर पर दैनिक उच्च तापमान में वृद्धि, लंबे समय तक चलने वाली और अधिक तीव्र ग्रीष्म लहरों की आवृत्ति में लगातार वृद्धि होती जा रही है। मध्यम से उच्च ग्रीष्म लहर क्षेत्रों में पराबैंगनी किरणों की उच्च तीव्रता, असाधारण गर्मी का दबाव और मुख्यतः ग्रामीण आबादी का संयोजन भारत को ग्रीष्म लहरों के प्रति अधिक संवेदनशील बना देता है। भारत को ग्रीष्म लहरों से किस प्रकार निपटना चाहिए? मौसम संबंधी आंकड़ों के उपयुक्त ट्रैकिंग के माध्यम से उष्ण हॉटस्पॉट की पहचान करना और संबंधित संस्थानों के मध्य रणनीतिक समन्वय के साथ सबसे कमजोर समूहों को लक्षित करते हुए स्थानीय स्तर पर गर्मी कार्य योजना के निर्माण, कार्यान्वयन तथा प्रतिक्रिया को बढ़ावा देना। जलवायु परिस्थितियों के संबंध में श्रमिकों की सुरक्षा हेतु मौजूदा व्यावसायिक स्वास्थ्य मानकों, श्रम कानूनों और क्षेत्रीय नियमों की समीक्षा करना। स्वास्थ्य, जल और विद्युत तीनों क्षेत्र में नीतिगत हस्तक्षेप और समन्वय की आवश्यकता है। पारंपरिक अनुकूल पद्धतियों जैसे कि घर के अंदर रहना और आरामदायक कपड़े पहनना आदि को बढ़ावा देना। सरल डिज़ाइन सुविधाओं जैसे कि छायादार खिड़कियाँ, भूमिगत जल भंडारण टैंक और ऊष्मरोधी भवन सामग्री को प्रचलित करना। कमज़ोर समूहों को सुरक्षित करने के क्रम में सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर ग्रीष्म कार्य योजना का अग्रिम कार्यान्वयन तथा साथ ही विभिन्न संस्थाओं के मध्य प्रभावी रणनीतिक समन्वयन महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया साबित हो सकती है। भारत के कौन से हैं सर्वाधिक उष्ण लहर प्रवण क्षेत्र? देश में निम्नलिखित सर्वाधिक उष्ण लहर प्रवण क्षेत्र कोर हीट वेव जोन के रूप में जाना जाता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में विदर्भ, गंगा घाटी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ टॉपिक। भारत में वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं, जबरदस्ती किसी को भी नहीं लगा सकते वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें सुप्रीम अदालत की ओर से कहा गया कि किसी को भी वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना टीका नहीं लगवाने वालों के सार्वजनिक स्थलों पर जाने को लेकर लगाई गई रोक को अनुचित बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ऐसा प्रतिबंध हटाने का सुझाव भी दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि वर्तमान कोविड-19 टीका नीति को स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि हर व्यक्ति को शारीरिक अखंडता का अधिकार है और यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मिला हुआ है। इसमें वैक्सीनेशन से मना करने का अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई राज्यों ने वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर रखा है। कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन को अथॉरिटी ने जो अनिवार्य किया है वह संतुलित व अनुपातिक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी संतोषजनक डाटा पेश नहीं किया गया है जो दिखाए कि कोविड वायरस उन लोगों से ज़्यादा फैलता है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन यह प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट के निजात के अधिकार को लेकर दिए गए फैसले के अनुरूप होना चाहिए। यानी यह प्रतिबंध कानूनी जरूरत और अनुपातिक मानक को पूरा करते दिखना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने कोर्ट के सामने ऐसा कोई डाटा पेश नहीं किया जो बताता है कि वैसे लोग जो वैक्सीन नहीं लिए हैं वह ज़्यादा संक्रमण रिस्क में है। ऐसे में यह कहा जाता है कि वैक्सीन की अनिवार्यता तब तक अनुपातिक नहीं माना जा सकता जब तक कि इन्फेक्शन रेट कम है और नया रिसर्च सामने नहीं आ जाता। ऐसे में कोर्ट तमाम अथॉरिटी और प्राइवेट एजुकेशन संस्थान को सुझाव देती है कि वह वैक्सीन न लेने वालों के लिए लगाए गए प्रतिबंध के मामले को रिव्यू करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे निर्देश कोविड से उत्पन्न स्थिति के मामले में है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोविड को रोकने के लिए जो भी अन्य निर्देश अथॉरिटी ने दे रखे हैं, जैसे मास्क आदि, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति को भी सही ठहराया है। क्लिनिकल ट्रायल डाटा तयशुदा नियम के तहत प्रकाशित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि सरकार ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त जल्दबाजी में की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच ने बच्चों के वैक्सीन के मामले में कहा कि यह संभव नहीं है कि हम एक्सपर्ट के ओपिनियन के आगे अपना मत रखें। वैक्सीनेशन ग्लोबल स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस के अनुसार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि बच्चों के वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में जो स्टेज दर स्टेज फाइंडिंग है उसे जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में है और कुल 1,52,52,43,602 डोज टीका 11 जनवरी 2022 तक दी जा चुकी है। देश के 90.84% जो योग्य आबादी है उन्हें वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है और ऐसे 61% जनसंख्या को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में क्या थी याचिका? अदालत में अर्जी दाखिल कर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के पूर्व सदस्य जैकब पुलियल ने कहा था कि कई राज्यों द्वारा वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया जा रहा है और ऐसे आदेश को गैर संवैधानिक करार दिया जाए। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में कई उद्देश्यों के लिए कोविड वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया गया है। केंद्र सरकार ने तमाम आरटीआई और मौजूदा मामले में भी बयान दिया है कि कोविड वैक्सीनेशन स्वैच्छिक है और किसी भी तरह के उद्देश्य के लिए अभी तक अनिवार्य नहीं बनाया गया है।
जबकि कई राज्य तमाम तरह के उद्देश्य के लिए इसे अनिवार्य कर रहे हैं, जिसे खारिज किया जाए, जैसे दुकान खोलने, एजुकेशनल संस्थान में जाने या फिर नौकरी पर जाने आदि के लिए अनिवार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में यह भी कहा गया था कि सरकार वैक्सीनेशन को अनिवार्य बनाने के लिए सर्विस रोकने की शर्त लगा रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। प्रशांत भूषण ने कहा कि याचिकाकर्ता वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं है और ना ही याचिका उसके खिलाफ है, बल्कि क्लिनिकल ट्रायल और वैक्सीनेशन के बाद के प्रभाव को पब्लिक करना जरूरी है, क्योंकि ये ICMR का नियम कहता है। पहली बार भारतीय इतिहास में इमरजेंसी वैक्सीनेशन हो रहा है। इसके लिए पहले से पूरा वैक्सीनेशन ट्रायल नहीं हो पाया था। कम से कम पारदर्शिता को रखा जाना चाहिए, ये उनका ही नियम है। हम इसे रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो लोगों के ज़्यादा संदेह होगा। सरकार वैक्सीनेशन को अनिवार्य करने की बात कर रही है और नहीं लेने वालों को सेवा रोकने की बात कर रही है। यह व्यक्तिगत स्वायत्तता के खिलाफ है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल के साथ साथ वैक्सीनेशन के प्रभाव के बारे में डाटा पब्लिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर टीकाकरण के प्रभाव के बारे में डिटेल पब्लिक करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि केंद्र को निर्देश दिया जाए कि जिन लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए टीका लिया है, उनमें कितने लोग संक्रमित हुए हैं, इसमें कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और टीकाकरण के कारण कितनों की मौत हुई है। क्या है हिपोक्रेटिक शपथ और इससे जुड़े विवाद? दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने दीक्षांत समारोह के दौरान हिपोक्रेटिक शपथ को चरक शपथ से बदलने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के सुझाव का विरोध किया है। IMA के अनुसार चरक शपथ आधुनिक चिकित्सा की दृष्टि से नहीं बनाई गई थी। IMA का विचार है कि शपथ को एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए। वहीं IMA का विचार है कि प्रस्तावित शपथ से आधुनिक चिकित्सा को वैश्विक समुदाय से बाहर कर दिया जाएगा। यह सेक्टर को पीछे की ओर खींचेगा। हिपोक्रेटिक शपथ क्या है? दोस्तों, हिपोक्रेटिक शपथ नए मेडिकल स्नातकों के लिए एक नैतिक संहिता है। ऐसा माना जाता है कि इसे प्राचीन यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेट्स ने लिखा था। इस शपथ को वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन WMA द्वारा संशोधित किया गया था और इसे 1948 में जिनेवा की घोषणा के रूप में प्रचारित किया गया था। यह चिकित्सकों के पेशेवर कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करती है और वैश्विक चिकित्सा पेशे के नैतिक सिद्धांतों की पुष्टि करती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बारे में IMA भारत में चिकित्सकों का एक राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन है। यह डॉक्टरों के हितों को देखता है। इसे वर्ष 1928 में ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1930 में इसका नाम बदलकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कर दिया गया। यह भारत के समाज अधिनियम के तहत पंजीकृत एक पंजीकृत सोसाइटी है। विश्व चिकित्सा संघ यानी कि वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन WMA। दोस्तों, WMA मुक्त पेशेवर चिकित्सा संघों का एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ है। यह दुनिया भर के चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह औपचारिक रूप से 18 सितंबर 1947 को स्थापित किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ टॉपिक। क्या है वैश्विक सुरक्षा पहल? बोआओ फोरम फॉर एशिया यानी BFA वार्षिक सम्मेलन 2022 के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल को पेश किया है। क्या है वैश्विक सुरक्षा पहल का उद्देश्य? चीनी राष्ट्रपति के अनुसार यह पहल दुनिया में सभी के लिए सुरक्षा को बढ़ावा देने और समूह राजनीति और गुट टकराव का विरोध करने के लिए है। इस पहल का उद्देश्य अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड और ओकस सुरक्षा समझौते जैसे पश्चिम की पहलों का मुकाबला करना है। चीनी राष्ट्रपति द्वारा परिभाषित 6 क्षेत्र: नंबर 1 साझा व्यापार, सहकारी, शांति और सुरक्षा के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता। नंबर 2
सभी देशों के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्धता। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्धता। नंबर 4, सभी देशों की वैध सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेने के लिए प्रतिबद्धता। नंबर 5, देशों के बीच मतभेदों और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए प्रतिबद्धता। नंबर 6, पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता। क्वाड क्या है? क्वाड एक अनौपचारिक रणनीतिक सुरक्षा संवाद है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल है। क्वाड को चीनी आर्थिक और सैन्य शक्ति में वृद्धि की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। क्वाड को लेकर क्या है चीन का नजरिया? चीन ने अपने सदस्यों को औपचारिक राजनयिक विरोध जारी करके क्वाड का जवाब दिया। चीन ने क्वाड को एशियाई नाटो कहा है। क्वाड सदस्यों ने चीन के आरोपों पर कैसे प्रतिक्रिया दी? क्वाड सदस्यों ने इस धारा को खारिज कर दिया कि यह एक एशियाई नाटो या एक सैन्य गठबंधन है। सदस्यों ने टीकों और प्रौद्योगिकी सहित सदस्यों के व्यापक सहयोग पर बल दिया। क्या है अमेरिका की नई इंडो पैसिफिक रणनीति? फरवरी 2022 में अमेरिका ने मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए अपनी नई रणनीति की घोषणा की। यह रणनीति क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार और हिंद प्रशांत में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी को गहरा करने का समर्थन करती है। AUKUS क्या है? AUKUS हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है। इसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलाने वाली पनडुब्बियां हासिल करने में मदद करेगा। क्या है बोआओ फोरम फॉर एशिया? बोआओ फोरम फॉर एशिया एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे वर्ष 2001 में 26 सदस्य राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया था, जिसके वर्तमान में 29 सदस्य हैं। भारत भी BFA का सदस्य है। इसके वार्षिक सम्मेलन का आयोजन चीन के हेनान प्रांत के बोआओ में नियमित रूप से किया जाता है। BFA की स्थापना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तर्ज पर की गई है, जिसकी वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जाता है। इस प्रकार बोआओ फोरम को पूर्व के दावोस नाम से जाना जाता है। BFA की स्थापना का उद्देश्य एशिया में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। इसका मिशन अब एशिया और दुनिया के विकास के लिए सकारात्मक ऊर्जा को एकीकृत करना है। इसके 5 केंद्रीय बिंदुओं में क्षेत्रों में नई अर्थव्यवस्था के जवाब में प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ टॉपिक, सीलबंद लिफाफा न्याय प्रणाली। मीडिया वन पर प्रतिबंध संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों द्वारा आरोपी या अन्य पक्ष के साथ जानकारी साझा किए बिना सीलबंद लिफाफे में अपराध संकेती दस्तावेज या सामग्री पेश किए जाने की वैधता की जांच करने संबंधी अपने इरादे को फिर से दोहराया है। सीलबंद लिफाफा न्याय प्रणाली का मुद्दा शीर्ष अदालत में जारी सुनवाई के दौरान 15 मार्च केंद्र सरकार द्वारा मीडिया वन पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में आंतरिक फाइलों को सीलबंद लिफाफे में दिए जाने की कोशिश किए जाने पर उठा था। क्या है सीलबंद लिफाफा न्याय प्रणाली? यह सर्वोच्च न्यायालय और कभी कभी निचली अदालतों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक व्यवस्था है, जिसमें अदालत द्वारा सरकारी एजेंसियों से सीलबंद लिफाफों में जानकारी की मांग की जाती है अथवा स्वीकार की जाती है, जिसे केवल न्यायाधीश ही देख सकते हैं। यद्यपि किसी विशिष्ट कानून में सीलबंद लिफाफे के सिद्धांत को परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय नियमावली के अनुक्रम 13 के नियम 7 और 1872 के भारतीय आक्षेप अधिनियम की धारा 123 से इसका उपयोग करने की शक्ति प्राप्त होती है। क्या है उच्चतम न्यायालय नियमावली के अनुक्रम 13 का नियम 7?
उक्त नियम के तहत यह कहा जाता है कि यदि मुख्य न्यायाधीश या अदालत द्वारा किसी जानकारी को सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्देश दिया जाता है अथवा इसे गोपनीय प्रकृति का माना जाता है, तो किसी भी पक्ष को ऐसी जानकारी की सामग्री तक पहुंच की अनुमति नहीं दी जाएगी। कौन कौन से हैं अपवाद? यदि मुख्य न्यायाधीश स्वयं आदेश देते हैं कि विरोधी पक्ष को इस जानकारी को देखने या एक्सेस करने की अनुमति दी जाए। उच्चतम न्यायालय नियमावली के अनुसार यदि ऐसा माना जाता है कि किसी जानकारी के खुलासा जनता के हित में नहीं है, तो ऐसी जानकारी को गोपनीय रखा जा सकता है। भारतीय अक्षय अधिनियम 1872 की धारा 123। इस कानून के तहत राज्य के मामलों से संबंधित आधिकारिक अप्रकाशित दस्तावेज संरक्षित किए जाएंगे और किसी लोक अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। गोपनीय या विश्वसनीय तरीके से मांगे जाने के अन्य उदाहरण, जब किसी जानकारी जैसे कि पुलिस केस डायरी में दर्ज विवरण आदि का खुलासा चल रही जांच में बाधा डालता है, तो ऐसी जानकारी को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए जाने की मांग की जा सकती है। सीलबंद लिफाफों के पक्ष में तर्क, जब मामला सरकारी गोपनीयता अधिनियम से संबंधित होता है, सरकारी एजेंसी में जनता का विश्वास बनाए रखना, जानकारी का संबंध संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं या सुरक्षा के संवेदनशील पहलुओं से संबंधित मामले से होने पर, यौन उत्पीड़न या बाल शोषण के शिकार लोगों के बारे में विवरण जो उनके भविष्य के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और गरिमा के साथ जीने के अधिकार को प्रभावित करने वाली अनावश्यक शर्मिंदगी ला सकते हैं। जानकारी का खुलासा कभी कभी चल रही जांच को भी प्रभावित कर सकता है। सीलबंद लिफाफा न्याय प्रणाली के साथ समस्याएं, यह पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के खिलाफ है, तर्क वितर्क के दायरे को कम करता है, निष्पक्ष सुनवाई और न्याय निर्णयन में बाधा उत्पन्न करता है, प्रकृति में मनमानी या इच्छाहीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ टॉपिक, सीलबंद लिफाफा न्याय प्रणाली। मीडिया वन पर प्रतिबंध संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों द्वारा आरोपी या अन्य पक्ष के साथ जानकारी साझा किए बिना सीलबंद लिफाफे में अपराध संकेती दस्तावेज या सामग्री पेश किए जाने की वैधता की जांच करने संबंधी अपने इरादे को फिर से दोहराया है। सीलबंद लिफाफा न्याय प्रणाली का मुद्दा शीर्ष अदालत में जारी सुनवाई के दौरान 15 मार्च केंद्र सरकार द्वारा मीडिया वन पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में आंतरिक फाइलों को सीलबंद लिफाफे में दिए जाने की कोशिश किए जाने पर उठा था। क्या है सीलबंद लिफाफा न्याय प्रणाली? यह सर्वोच्च न्यायालय और कभी कभी निचली अदालतों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक व्यवस्था है, जिसमें अदालत द्वारा सरकारी एजेंसियों से सीलबंद लिफाफों में जानकारी की मांग की जाती है अथवा स्वीकार की जाती है, जिसे केवल न्यायाधीश ही देख सकते हैं। यद्यपि किसी विशिष्ट कानून में सीलबंद लिफाफे के सिद्धांत को परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय नियमावली के अनुक्रम 13 के नियम 7 और 1872 के भारतीय अक्षय अधिनियम की धारा 123 से इसका उपयोग करने की शक्ति प्राप्त होती है। क्या है उच्चतम न्यायालय नियमावली के अनुक्रम 13 का नियम 7? उक्त नियम के तहत यह कहा जाता है कि यदि मुख्य न्यायाधीश या अदालत द्वारा किसी जानकारी को सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्देश दिया जाता है अथवा इसे गोपनीय प्रकृति का माना जाता है, तो किसी भी पक्ष को ऐसी जानकारी की सामग्री तक पहुंच की अनुमति नहीं दी जाएगी। कौन कौन से हैं अपवाद? यदि मुख्य न्यायाधीश स्वयं आदेश देते हैं कि विरोधी पक्ष को इस जानकारी को देखने या एक्सेस करने की अनुमति दी जाए। उच्चतम न्यायालय नियमावली के अनुसार यदि ऐसा माना जाता है कि किसी जानकारी के खुलासा जनता के हित में नहीं है, तो ऐसी जानकारी को गोपनीय रखा जा सकता है। भारतीय अक्षय अधिनियम 1872 की धारा 123। इस कानून के तहत राज्य के मामलों से संबंधित आधिकारिक अप्रकाशित दस्तावेज संरक्षित किए जाएंगे और किसी लोक अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
गोपनीय या विश्वसनीय तरीके से मांगे जाने के अन्य उदाहरण, जब किसी जानकारी जैसे कि पुलिस केस डायरी में दर्ज विवरण आदि का खुलासा चल रही जांच में बाधा डालता है तो ऐसी जानकारी को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए जाने की मांग की जा सकती है। सीलबंद लिफाफों के पक्ष में तर्क, जब मामला सरकारी गोपनीयता अधिनियम से संबंधित होता है, सरकारी एजेंसी में जनता का विश्वास बनाए रखना, जानकारी का संबंध संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं या सुरक्षा के संवेदनशील पहलुओं से संबंधित मामले से होने पर, यौन उत्पीड़न या बाल शोषण के शिकार लोगों के बारे में विवरण जो उनके भविष्य के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और गरिमा के साथ जीने के अधिकार को प्रभावित करने वाली अनावश्यक शर्मिंदगी ला सकते हैं। जानकारी का खुलासा कभी कभी चल रही जांच को भी प्रभावित कर सकता है। सीलबंद लिफाफा न्याय प्रणाली के साथ समस्याएं, यह पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के खिलाफ है, तर्क वितर्क के दायरे को कम करता है, निष्पक्ष सुनवाई और न्याय निर्णयन में बाधा उत्पन्न करता है, प्रकृति में मनमानी या इच्छाहीन है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।